अगर हम उस व्यवहार के अगेंस्ट खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहा जाता है हम तुम्हारी सरकारी नौकरियां खा जाएंगे। हैं हम आज तो सीसीटीवी, मैं कहाँ सीसीटीवी लगा लूँगी बेटे। मैं गाड़ी में अपने बच्चों के साथ आती जाती हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं, वो 30 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। मैंने अकेली पेरेंटिंग में अपने 2 बच्चों को पाला है, अपनी 2 बेटियों को इसी मकान में मेरे को 22 साल हो गए हैं रहते हुए। मैं कहाँ सीसीटीवी लेके जाऊंगी? कल को मेरी गाड़ी पे कोई टक्कर मार देता है तो मैं कहाँ क्या साबित करती है, हम लोग साबित करते हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की संस्कृति में डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, परंतु कई बार कुछ डॉक्टर्स ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं जिसको लेकर सभी लोग बहुत चक्के रह जाते हैं कि आखिर समाज का एक शिक्षित वर्ग, इतना आदरणीय वर्ग ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका के अक्षरधाम अपार्टमेंट्स में मौजूद है, जहां का एक सीसीटीवी वीडियो हमारे सामने आया है, जहां पर एक महिला के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उनको थप्पड़ भी मारे गए। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और जिस महिला पर ये पूरी मारपीट करने का आरोप लग रहा है वो भी इस सोसाइटी की एक डॉक्टर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहीं पर उनका क्लिनिक था। अब क्या कुछ इस पूरी मारपीट के पीछे का कारण था, वो जानने के लिए जो विक्टिम महिला है वो हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं और इस पूरी जो घटना हुई थी उसके पीछे का क्या मूल कारण था वो जानते हैं। इस पूरी वारदात में जो विक्टिम है वो मैम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसमें बात करने के लिए। मैम, क्या नाम है आपका? भारती नेगी। आपकी सोसाइटी में जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आपके साथ मारपीट की, आपके ऊपर हाथ उठाया, क्या कारण था इसके पीछे? इसका कारण ये था कि जब भी इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी गाड़ियाँ अस्त व्यस्त लगी होती हैं। उस दिन मैं 2:05 पे अपनी बेटी को लेने स्कूल गई हूँ जो 2 किलोमीटर दूर है। मैं 5 मिनट में वहाँ से वापस आई हूँ। अब पता नहीं किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू ये लोग करते हैं, कम से कम 8-10 बाइक्स वहाँ पे लगी हुई थी। क्या जो आपकी पार्किंग स्पेस है, जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, हर बार वहीं पर ऐसे बाइक्स खड़ी कर दी जाती है? बिल्कुल, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है किसी स्ट्रैटेजी के थ्रू ये लोग करते हैं। वहाँ गाड़ी लगा देते हैं और गाड़ी, मैं हमेशा इन्हें यही कहती हूँ, उस दिन भी मैंने इन्हें यही कहा, मैंने उस पर एतराज़ किया कि भाई तुमने गाड़ियाँ क्यों लगाई। और मैं हर बार क्या करती हूँ, गाड़ी का टायर पंचर कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम से ये लोग ना लगाएं। पर ये इतना अग्रेसिवली अपने क्लिनिक से बाहर निकली हैं और मुझे लिटरली पुश करके ये चाहती थी कि मैं अंदर चल के बात करूं। और हर बार ऐसा ही होता है, ये कहते हैं अंदर चलो, अंदर चल के बात करो। अंदर जाके हमें वर्बली अब्यूज़ करते हैं, फिजिकली हमें अब्यूज़ करते हैं। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देते हैं अपने क्लिनिक से। अगर हम उसकी कंप्लेंट कराते हैं तो पुलिस आती है। पता नहीं क्या मैनेजमेंट चलता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन मैं इसके कहने पर अंदर गई ही नहीं, मतलब मुझे ये पता था मुझे अंदर जाना ही नहीं है। हम लोग मेन गेट से 20 मीटर की दूरी पे हैं, जहाँ पे 7000 लोगों का ट्रैफिक अंदर जाता है। स्कूल के बच्चों की वैनें अंदर आ रही थी। मैंने इनको बोला बाहर पूरा जाम लग गया है, लेट मी गाड़ी में साइड कर लूँ। शी वॉज लिटरली पुलिंग मी कि आप बाहर आ जाओ, आप अंदर चलो, अंदर चलो। मैं अपनी आप अगर सीसीटीवी में आप देखेंगे मैं गाड़ी की तरफ जा रही हूँ, ये मुझे खींच रही है। उसके बाद इसने मेरे हाथों पे जो नाखून अपने दबाने शुरू किए हैं, जिसकी मैंने मेडिकल के लिए भी मैं उनके साथ गई थी, और इसने नाखून लगा के मेरे पूरे हाथ को छिल दिया। मैंने लिटरली हाथ छुड़ाने के लिए यूं किया, उसके बाद जो इसने मेरे को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं और मेरा चश्मा तोड़ दिया। मतलब इतना अग्रेशन एक डॉक्टर के पास मेरे लिए तो बहुत ही घबराने की, और मैं तो हैरान हूँ। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। तो ऐसे में क्या पहले भी आपके साथ कभी इन्होंने हाथापाई, मारपीट या गाली गलौज की थी? कई बार हुआ है बेटे, कई बार हुआ है ये चीज़ें। इनफैक्ट लास्ट टाइम जब 2019 में ये चीज़ें हुई हैं, उस टाइम एक SHO हैं, मुझे पता नहीं है मैं ऑन कैमरा उनका नाम ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था और उन्होंने इनको काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस भी दी थी। ये काफ़ी सारे पुलिस वालों के सामने मेरी सीढ़ियों में 2nd फ्लोर तक चढ़ के ये लेडी आई है और इसने मेरे साथ लिटरली इतनी अब्यूज़िव मेरे को गालियाँ दी हैं। नीचे पूरी पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी, जबकि पुलिस इन्होंने खुद बुलाई थी। उसके बाद जब पुलिस ने इनको बोला कि पुलिस स्टेशन चढ़ो, शी डिनाइड। शी सेड नहीं मैं क्यों जाऊँ, मैंने तो कंप्लेंट की है। उन्होंने बोला आपने कंप्लेंट की है पर आपको भी जाना पड़ेगा।
2 पुलिस वाली लेडीज़ ने लिटरली इनको हाथ से पकड़ के पुश किया कि आपको जाना ही पड़ेगा। एंड शी सेड मैं कमिश्नर से बात करती हूँ। पता नहीं कौन से कमिश्नर से ये बात करती हैं, क्या इनका मैनेजमेंट होता है। हमें तो अपनी सरकारी नौकरियां बचाना और अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया है। क्या इसके अलावा कोई और धमकी भी मिली है आपको? 2019 में मैंने उन्हीं SHO सर को वीडियोस भेजी थी। मेरे गेट के पास एक सस्पिशियस मतलब 5-7 मिनट तक एक लड़का वही सेम जो ब्लैक बैग्स लेके ये लोग अंदर बाहर जाते हैं, वो कम से कम 5-10 मिनट तक पैसेज में घूमता रहा। गेट के पास आके उसने डोरबेल नॉक करने की कोशिश की है। उसके बाद एक बार उसने उसकी CCTV पे नज़र पड़ी, वो सीधा नीचे चला गया। उसके बाद 10-15 मिनट वो सीढ़ियों में कहीं पे रहा, कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद जब मैंने पूरी CCTV देखी, वो बहुत धीरे से लगभग 15 मिनट के बाद इनके क्लिनिक के अंदर जाता हुआ दिखा। मैंने सारी उसकी CCTV फुटेज बनाई। वो जो SHO सितंबर 2019 में सेक्टर 23 में थे, उनको मैंने भेजी। उन्होंने मेरे को स्पेशल बोला फ़ोन करके कि आप इस वीडियो को सर्कुलेट मत करना, क्योंकि वीडियो वायरल हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है, हम अपने एंड पे मैनेज करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग तो ज़्यादा टैक भी चीज़ों को नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी चीज़ों को ही मैनेज करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। बट स्टिल मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस है जहाँ पे हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली मतलब, और अब जो बात इतनी हाथापाई पे है, मुझे तो बहुत खतरा है। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ। तो आपकी जो बेटी हैं, छोटी बच्ची हैं, तो उनको भी किसी चीज़ का खतरा आपको ऐसा लगता है कि उन पर कभी आगे कुछ हो सकता है? डेफिनेटली है बेटे, डेफिनेटली है। यहाँ पे जो इतनी लाइन MRs की खड़ी रहती है, मेरी बड़ी बेटी के साथ वही व्यवहार होता था। छोटी बेटी 14 साल की हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर बेटियों को पढ़ाएं और बढ़ाएं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, आप मुझे बताइए। हम अगर लेना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। अगर हम उस व्यवहार के अगेंस्ट खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें कहा जाता है हम तुम्हारी सरकारी नौकरियां खा जाएंगे। हैं हम आज तो CCTV, मैं कहाँ CCTV लगा लूँगी बेटे। मैं गाड़ी में अपने बच्चों के साथ आती जाती हूँ। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं हैं, वो 30 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। मैंने अकेली पेरेंटिंग में अपने 2 बच्चों को पाला है, अपनी 2 बेटियों को। इसी मकान में मेरे को 22 साल हो गए हैं रहते हुए। मैं कहाँ CCTV लेके जाऊंगी? कल को मेरी गाड़ी पे कोई टक्कर मार देता है तो मैं कहाँ क्या साबित करती है, हम लोग साबित करते फिरेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की, कोई एक्शन लिया? आपने FIR दर्ज कराई थी? FIR उस दिन का मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने 100 नंबर पे जब ये मेरे साथ घटना हुई है, मैंने वहीं से 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। इमीडिएटली PCR भी आ गई। वो मैडम ऊपर आई हैं, उन्होंने मेरी रिटन कंप्लेंट ली है, वो मुझे लेके गए हैं मेडिकल कराने के लिए। मैं 4:35 पे मेडिकल से घर आई हूँ। जैसे ही पुलिस की गाड़ी इन्होंने देखी है ना, मैं वीडियो क्लिप आपको भेजूंगी, जैसे इन्होंने पुलिस की गाड़ी आती हुई देखी है, विदिन 3-4 मिनट्स दोनों हस्बैंड वाइफ तब तक अंदर बैठ के शायद CCTV की फुटेज डिलीट कर रहे होंगे, जाने ये क्या करते हैं, इनका क्या मैनेजमेंट चलता है। और 3 मिनट के अंदर पुलिस के आते ये लोग अपनी क्लिनिक से निकल गए। अगर इनके साथ इंजस्टिस हो रहा था, ये पुलिस के साथ बात कर सकते थे, ये पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सकते थे, क्योंकि इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है, ये ना उस टाइम निकल जाते हैं। उसके बाद मैं 4:30 बजे हॉस्पिटल से घर आती हूँ। घर आके मैं देखती हूँ, मेरे को 5 बजे, क्योंकि इनको जैसे ही CCTV से पता लगता है कि मैं घर आ गई हूँ, 5 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाते हैं। कोई महिला थी, वो मुझे बहुत मतलब अजीब सी आवाज़ में मुझे कह रही हैं आप ना अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ। तो मैंने कहा बताइए। कह रहे हैं आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ, वो लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी कंप्लेंट लेके बैठे हुए हैं और आप अभी पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती, मेरा तो BP लो है, मैं अभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करा के आई हूँ। मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देती हूँ। मुझे जो मैडम घर में आई हुई थी, जो मेरी रिटर्न कंप्लेंट लेके गई हैं, वो मुझे कह के गए थे कि आपके आईओ जो हैं वो संजीव जी हैं, आपको ये मेडिकल रिपोर्ट उनको व्हाट्सएप करनी है और आपको जो भी स्टेटस होगा उनसे लेना है। मैंने संजीव जी को वो रिपोर्ट भेजी, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो वो कहते हैं कि मैडम आपकी रिपोर्ट तो ना किसी और को फॉरवर्ड कर दी है। ये क्या मैनेजमेंट है सर, मुझे नहीं समझ में आता। दिस इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। मतलब अगर द्वारका जैसी जगह में पढ़े लिखे लोगों के साथ अगर ये हो रहा है, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि दिल्ली में जो बेचारे स्लम में रह रहे हैं या जो इतने सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चों उनकी बच्चियों के साथ क्या होता होगा। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट भी आपको और आपके परिवार को बना हुआ है। बहुत है बेटे। मैं आपको अब जितने CCTV फुटेजेस बोलेंगे, मेरे पास आज से 7 साल पुराने CCTV फुटेज भी मेरे पास रिकॉर्ड्स में पड़े हुए हैं, बट हम लोग नहीं उनको सीरियसली लेते हैं। बट जो ये मेरे साथ 28 तारीख को इन्होंने हाथापाई रोड पे की है ना सर, उससे ये पता लगता है ना कि इनका जो दिल है ना वो इतना बढ़ गया है। ये उस दिन मेरे को वहाँ पे गोली भी मार सकते थे। मेरे बच्चों का क्या होता? सरकार लेती है जिम्मेदारी मेरे बच्चों की?
तो ये मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कह सकती हूँ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके में एक डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर वो लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समाज के प्रति जिनका दायित्व हम सबसे ज़्यादा होता है, जिम्मेदार नागरिक होते हैं, उनके द्वारा ही कानून को हाथ में ले लिया जाता है। और इतना ही नहीं, एक महिला के साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती है, जिनके पति पिछले 30 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्हें अपनी बच्चियों की चिंता हो रही है कि कल को चल के ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोग जो छोटी छोटी बात पर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, कहीं इनके साथ या इनके परिवार के अन्य सदस्य के साथ कोई ऐसी हरकत ना कर दे जो बहुत बड़ी अनहोनी का रूप ले ले। हमें यह भी बताया गया कि पहले भी इनके खिलाफ कई बार कंप्लेंट की गई थी और एक बार अब FIR भी दर्ज हुई है, और जिसके बाद इन्हें और ज़्यादा डर लग रहा है इस चीज़ का, कहीं परिवार को निशाना बनाते हुए लोग ऐसी कोई दोबारा हरकत ना कर दे जिसकी वजह से परिवार को और ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। दिल्ली पुलिस को भी ऐसे मामलों को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो ऐसे पक्ष के लोग हैं जो परेशान हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने वाले लोग, इनको ज़्यादा पीड़ा का सामना ना करना पड़े। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 3-4 सालों से इनको ऐसे ही परेशान किया जा रहा था। तो ये जो वारदात है जो इतने समय से चलती हुई आ रही है और उसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आखिर बात हाथापाई तक आ गई, एक महिला को इतनी बुरी तरीके से बीच सड़क पर पीटा गया, मारा गया। तो इसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी उचित न्याय संगत कार्रवाई होती है वो करते हुए सख्त से सख्त सजा जो भी आरोपी है उनको मिलनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों के जो भी विचार हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि राजधानी दिल्ली में और द्वारका जैसे पॉश इलाकों में अगर ऐसे लोग हैं जो मामूली बात पर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, तो ऐसी हरकतों को करने से वो लोग बच सकें। कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।